जी नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान भी आज मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो समाल शरीफ के गिरदोनवा के इलाकों का दौरा करके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने दौरा किया तमाम देहात का, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, एक तो ये बहुत अफसोसनाक है, ये जो हादसा हुआ है, बड़ा दिल खराश है और बड़ा दिल दुखता है। 500 से ज़्यादा लोग इस वक्त तक ज़ख्मी हो चुके हैं, 30 से ज़्यादा लोग उनकी अमवात हो चुकी हैं। हम लोग रात से यहाँ मौजूद हैं। हम कल मरी से बाग की तरफ जा रहे थे, रास्ते में इतना मेरी वहाँ से वापस आए हैं और सदर मुसलमान मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब और हम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अस्पतालों में गए रात को। इस वक्त हम ये मोड़ा सांग के करीब हैं। तो ये सारे इलाके जो हैं बुरी तरह मुतासर हुए और फिर हम अस्पताल भी गए हैं। ये इस हादसे के फ़ौरन बाद फ़ौजी जवान यहाँ पहुँचे हैं, उनने हवाई और ज़मीनी सर्वे किया है। उसके बाद मकामी इंतज़ामिया ने भी अपनी बसात भर कोशिश की है और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, GCO जेलम हो, गुजरात के हों, वज़ीराबाद के हों, इन लोगों ने, पंजाब की हुकूमत ने, इन सारे लोगों ने बहुत अपने बसात के मुताबिक बड़ी भाग दौड़ की है। ये जो हादसा है, हादसे की नोयत ऐसी है कि इसे जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक चीज़ें नहीं पहुँच जाती, उस वक्त तक पूरी तरह बेदार रहना पड़ेगा। इसलिए कि अपर जेलम को ना ज़्यादा देर तक बंद किया जा सकता है, ना ज़्यादा जल्दी खोला जा सकता है। अगर पानी के दबाव की वजह से शिगाव बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा आबादियाँ नुकसान होने का ख़तरा है। किसी आबादी में अचानक पानी जा सकता है और बड़ी तबाही हो सकती है। ज़्यादा देर तक रोका भी नहीं जा सकता। इरीगेशन है, पावर जनरेशन है। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि फौरी तौर पर जो फर्स्ट एड का मरला है वो तो खैर खूबी से गुजर रहा है, क्योंकि CMH मंगला भी और जेलम भी CMH में फ़ौजी अस्पतालों में जवान मुंतकिल हो रहे हैं। मीरपुर में रिलीफ का काम वैसे भी बहुत हो रहा है। NGOs हैं, एम्बुलेंसेज हैं, ब्लड बैंक है। वज़ीर-ए-आज़म रज़ा फ़ारूक हैदर खान साहब खुद आए हुए हैं। पाकिस्तान से फरदौस आशिक अवान आई हैं। बाकी लोग जो है यहाँ चल फिर रहे हैं। लेकिन जो 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 असल मरला है, जिसका हमें तजुर्बा है ज़लज़ले में, क्योंकि 2005 के ज़लज़ले के फ़ौरन बाद मैंने हुकूमत संभाली थी, तो वो मैंने हुकूमत को अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब की मौजूदगी में इंतज़ामिया को मशवरा दिया है। उन्हें कहा है कि कोई फोकल पर्सन मुकर्रर करें और जो फोकल पर्सन जो है वो पूरी तरह सबको मालूम हो, सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हो, ऑफिशियल मीडिया के ज़रिए मालूम हो कि SMBR हैं, कमिश्नर हैं, DIG हैं, SP हैं, DC हैं, कौन है जो मीरपुर में फोकल पर्सन है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि किन किन इलाकों की में क्या ज़रूरियात हैं, इनको साथ साथ सोशल मीडिया पे और सरकारी मीडिया पे वाज़े करते जाएँ। ये कहना कि किसी इलाके में आप कहें जी कि जातला में हमने ठीक कर लिया है, पुलबंडा ठीक कर लिया है, ये कोई जवाब नहीं है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में रह के देखा है, जब तक आप महल्ले की बात नहीं करेंगे, मौजे की बात नहीं करेंगे, मोड़े की बात नहीं करेंगे, रकबे की बात नहीं करेंगे, 40-50 घरों की एक बस्ती की बात नहीं करेंगे, तो जब तक मसाइल की ठीक तरह निशानदेही नहीं हो सकेगी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि बात मुतबावन लोग हैं, उनको मरहम पट्टी चाहिए, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनका सब कुछ लुट गया है। एक रेड़ा बान है, एक टैक्सी बान है, एक दिहाड़ीदार मज़दूर है, सरगोदे का एक मज़दूर अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो गरीब आदमी यहाँ पड़ा हुआ है। उसके लिए इमीडिएट कैश रिलीफ चाहिए। वो बैतुल माल वाले दें, ज़कात वाले दें, हुकूमत दे, एक तो वो मुहैया करना चाहिए। दूसरा ये जो 450-500 आदमी है, इनको फौरी तौर पर जो है वो मुहैया करना चाहिए। इंसाफ हेल्थ कार्ड मुहैया करना चाहिए। वो जो हेल्थ कार्ड है 7-7.5 लाख रुपए वाला, ताकि सरकारी गैर सरकारी जहाँ भी वो इलाज करवाना चाहें वो इलाज हो सके। इसी तरह बैतुल माल वालों को फ़ौरन यहाँ जिस तरह DCO जेलम ने यहाँ कैंप लगाया हुआ है, ये अच्छा तरीका है। पाकिस्तान का मीडिया आया हुआ है, आज़ाद कश्मीर में केबल ऑपरेटर्स हैं, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारा जो भी ये सारे मुतारक है। तो इस तरह इसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। और जो निचले तबके का आदमी जिसकी ज़रूरत सिर्फ लाख, 2 लाख, 3 लाख से पूरी हो सकती है, वो पहले मरहले में इमीडिएटली पूरी करनी चाहिए। और ज़लज़ले वाले लंबी चौड़ी NGOs को इन्वॉल्व करने का तजुर्बा नहीं करना चाहिए। उसको बुला के नक्शा पास करें और 2-3 किस्तों में पैसे दें ताकि वो अपना मकान बनाए। फ़ौरन उसको अच्छी किस्म का डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले टेंट मुहैया कर दें। उसका बच्चा जो ज़ख्मी हो गया उसको 2-4 महीने के लिए उसके लिए दूध, चाय, पानी उसके घर में मुहैया कर दें। तो ये इलाज जो है, इसको रिलीफ जो है, इसको रिहेबिलिटेशन जो है, इसको रेस्क्यू के फ़ौरन बाद इसको 3-4-5 कैटेगरीज़ में तकसीम करना पड़ेगा। और उसके बाद ये काम आप मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। उसके बावजूद आप केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ऑफिशियल मीडिया के ज़रिए, FMs के ज़रिए ये ऐलान करें कि जनाब ये हमारा फोकल पर्सन है, कमिश्नर है, ये DIG है, जो भी साहब हैं, DC SP हैं, उनको वहाँ पे जाके लोग रब्ता करें और मेक श्योर करें कि ये सारा डाटा
प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे और मंगला मीरपुर की इसी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो, ताकि आखिरी आदमी भी कोई रह जाए। देखिए, हर आदमी सोशल मीडिया नहीं देखता, हर आदमी के पास कीमती मोबाइल टेलीफोन नहीं है कि वो आपको मुझे देखेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। खबर पहुँचते पहुँचते भी टाइम लग जाता है। तो मेरा यकीन है कि कैलेमिटी और जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो अमवात हो गई हैं, उनको इमीडिएटली कैश पैसा उनको जो हमारी गवर्नमेंट के पास जिसकी गुंजाइश मौजूद है कैलेमिटीज़ के लिए जो कुछ मौजूद है वो करना चाहिए। ये 4-5 बातें मैं तजवीज़ करना चाहता हूँ। सरदार साहब, एक बात यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त हल्का LA3 और LA4 के अवाम जो है वो इस आफात का शिकार हैं, ज़लज़ले से मुतासर हैं, लोग पहले गम में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो वज़ीर हुकूमत हैं उनको 5 साल के लिए नायल कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहें? फैसला गलत है या सही है, ये अलग बहस है, लेकिन ये टाइमिंग जो है, आज मीरपुर के लोगों को नुमाइंदा चाहिए था। आज मीरपुर का नुमाइंदा मौजूद हो, एक आदमी मिनिस्टर भी है और एक आदमी मुतमव्वल आदमी है, फिर एक आदमी वेलफेयर का वैसे ही काम करता है। हाजी सलीम साहब के अपने वक्त से लेकर चौधरी सईद साहब के वक्त तक लोग यहाँ लोगों की देखभाल करते हैं, गरीब लोगों की देखभाल करते हैं। आज ऐसे वक्त में, और मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कोई रेगुलर दौरा भी नहीं है कि उसके मुताबिक ये ख़ास तौर पर इसके एहतमाम के लिए अगर ये बात, तो मुझे तो मेरी तो समझ से बिल्कुल बात है। इंसाफ जो है वो ज़मीन पर लाशें पड़ी हुई हैं, 500-600 आदमी ज़ख्मी पड़ा हुआ है, मीरपुर में कोराम है, मातम है। तो मीरपुर को कोई चीज़ इजाफी इमदाद देने के बजाय एक नुमाइंदा उसे, तो ये 4 दिन बाद ये काम हो सकता था। ये तो मतलब है ऐसी बात है कि जो मेरी समझ में कम अज़ कम नहीं आती कि क्या ऐसी क़यामत आई हुई थी, क्या ऐसी जल्दी थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानता है, लेकिन मेरी समझ से बारदार बात है ये कि आज मीरपुर को नुमाइंदे से महरूम करने का ना कोई जवाज़ है, ना कोई मौका है, ना कोई टाइम है। और ये 10 दिन बाद, 6 महीने बाद ये काम हो सकता था। क्या ऐसी जल्दी? यहाँ क़यामत बरपा है, यहाँ कब्रस्तानों के ऊपर प्लाजे बने हुए हैं, यहाँ अदलिया क्या और इंतज़ामिया क्या और साफ़ी क्या और सियासतदान क्या और मौलवी क्या, लोगों की बेवा और यतीम और मरे हुए लोगों के बेनामी ज़मीनों पर कब्ज़ों की दास्तानें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो ऐसे हालात में एक तौहीन अदालत यहाँ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मेरे नज़दीक मुझे इस फैसले से बहुत अफसोस हुआ है, मुझे दुख पहुँचा है। और फैसला सही होगा, हो सकता है ठीक हो, कानून के तकाज़े पूरा करता हो, लेकिन ये जो हमारा समाजी इंसाफ है, जो सियासी इंसाफ है, जो इलाकाई इंसाफ है, जो मकामी मीरपुर की आबादी के नफसियाती और उसूली तकाज़े हैं, उन सब से मुतसादिम है। सरदार साहब, मसला कश्मीर पे एक सिर्फ आखिरी सवाल करेंगे कि मसला कश्मीर इस वक्त पूरी दुनिया में मसला कश्मीर पे बात हो रही है, क्वेश्चन जारी है हुकूमती सतह पर भी, लेकिन साथ साथ तकसीम कश्मीर का फार्मूला भी जन वो ज़ेर बहस है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अगर खुदा न खास्ता तकसीम कश्मीर के फार्मूले पर अमल किया जाता है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस पर क्या रोल अदा करे? पहली बुनियादी बात यह है कि तमाम फार्मूले बाद में आए हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वहदत कश्मीर का फार्मूला सबसे पहले दिया है। पहली बुनियादी बात यह है। नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान सबसे पुराना नज़रिया है। कश्मीर की वहदत का जो तस्वर है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दिया हुआ है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर पहरा दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब भी जरदारी साहब के ज़माने में ये सूबा बनाने की कोशिश की गई गिलगित को, तो सबसे पहले आपको मेरी आवाज़ अपने रिकॉर्ड पर मिलेगी। जब नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में सूबा बनाने की कोशिश की गई तो सबसे पहले आपको मेरी आवाज़ रिकॉर्ड पर मिलेगी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी है तो पहले हफ्ते ही जब गिलगित बल्तिस्तान का सिलसिला आया तो सबसे पहली ज़ोरदार आवाज़ आपको मीडिया पर मेरी दिखाई देगी। हमने कहा कि न स्टेट सब्जेक्ट रूल को छेड़ें, न गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएं, न इसकी हैसियत को तकसीम ख़राब करें। और पाकिस्तान में जब फ़ौजी हुकूमतें थी, अयूब खान की हुकूमत थी, अक्सर चीन का मामला पेश आया, पाक चीन सरहदी मायदा होने लगा, तो एक फ़ौजी जर्नल ने इस बात का ख्याल रखा कि उस मायदे के अंदर लिखा कि ये इलाका रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और इसके आतमी मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो कश्मीरी मसला कश्मीर के साथ करेंगे, और इस पर चुएन और अयूब खान के दस्तखत हैं। यानी फ़ौजी हुकूमत में भी, मार्शल लॉ में भी रियासत जम्मू और कश्मीर की वहदत का भी ख्याल रखा गया और आबादी के तनासब बिगाड़ने के कवानीन जो हैं उनको भी नहीं छेड़ा गया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात और ख़ुद आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात शिमला के बाद पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर शामिल थी,
जो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम मंशूर हमारे पास घरों में मौजूद है, मशरक़ी पाकिस्तान के बजाय गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहते थे। तो ये जो सियासी हुकूमतों ने नुकसान पहुँचाया है, आज उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं कि ये छेड़छाड़ हमने गिलगित से शुरू की और आज जाके कहाँ तक बात पहुँची है। इसलिए हम वहादत कश्मीर के पारेदार हैं, तकसीम कश्मीर के ख़िलाफ़ हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टेट सब्जेक्ट रूल जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने इसको छेड़ा था, उसको भी बहाल करने की ज़रूरत है।